हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। तो बच्चों, जैसा कि हम 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन BO। तो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, AB समांतर है DC के, तो हम क्या कर लेते हैं, एक समलंब बना लेते हैं। ये हमारा समलंब हो गया, हम इसको नाम दे देते हैं ABCD। अब क्या बोल रहा है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो विकर्ण AC खींच लेते हैं और विकर्ण BD खींच लेते हैं। अब ये परस्पर बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक हो गया। हमें क्या करना है, AO यानी जो AO है और BO का अनुपात है वो CO और DO के अनुपात के बराबर है। तो बच्चों, हम क्या कर लेते हैं, हम पहले त्रिभुज AOB को त्रिभुज DOC के क्या कर लेते हैं, समरूप दिखाते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो कोण है, कोण O हो जाएगा, ये इसके बराबर में हो जाएगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक हो गया। अब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके क्या एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण B आ जाएगा कोण D के बराबर, और ऐसे ही कोण A बराबर में आ जाएगा कोण C के। ठीक हो गया। अब हम इनको क्या करते हैं, समरूप दिखाते हैं। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOB में। ठीक हो गया बच्चों। एंगल AOB बराबर है एंगल DOB। क्या है ये, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक हो गया। और एंगल BAO बराबर है एंगल OCD के। देखो, ये एंगल बराबर है इसके, तो ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। ऐसे ही कोण ABO बराबर हो जाएगा कोण ODC के। तो एंगल ABO बराबर एंगल ODC। ठीक हो गया। ये भी क्या आ जाएगा, एकांतर कोण। अब जो त्रिभुज है वो त्रिभुज AOB समरूप है किसके, त्रिभुज DOB के। ठीक हो गया। किससे, AAA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी। ठीक हो गया बच्चों। अब हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो AO के संगत क्या है, AO के संगत क्या है, OB या BO। ठीक हो गया। और OD के संगत क्या है, OC। तो CO के संगत है हमारा DO। ठीक हो गया। अब हमें क्या दर्शाना था कि AO बट्टे BO यानी AO बट्टे BO बराबर है CO बट्टे DO। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में DE समांतर है BC और AD क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको एक प्रमेय बताया था, थेल्स का प्रमेय। ठीक हो गया। थेल्स प्रमेय क्या कहता था, जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं से जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है तो उनके जो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, AD बट्टा DB इज इक्वल टू
ए बट्टा ई सी, किससे? थेल्स प्रमेय से। ठीक हो गया बच्चों, थेल्स प्रमेय से। अब हमें डीबी भी दे रखा है, कितना? 7.2 सेंटीमीटर। ए दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर और ईसी दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? एडी निकालना है। तो एडी अपॉन डीबी 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। ठीक हो गया। तो एडी इज इक्वल टू एडी अपॉन 7.2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, पॉइंट हटा सकते हैं हम, तो कितना आ जाएगा? 18/54। 18/54 कितना होता है हमारा? 1/3। ठीक हो गया। अब हम एडी निकालेंगे तो 7.2 उधर जाएगा अंश में। ठीक हो गया। तो 7.2/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 दूना 6, पॉइंट लगा, 3 चुको 12, यानी 2.4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा? भुजा, ये एडी आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा है क्या हमारी? PQ है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, साथ ही में केंद्र O से एक रेखा जा रही है बिंदु Q पर। वो क्या कर रही है? Q बिंदु पर इस प्रकार मिल रही है कि जो O और Q है वो 13 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है? PQ की क्या करनी है? लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम इसका एक चित्र बना लेते हैं। ठीक हो गया। बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है PQ, यहां हम Q मान लेते हैं। ठीक हो गया। और केंद्र O से जाने वाली रेखा इस प्रकार मिलती है कि जो OQ है, यानी OQ है कितना है? 13 सेंटीमीटर है। और हमें त्रिज्या दे रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया बच्चों। अब हमें पता है त्रिज्या से स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? PQ, जो हमें निकालनी है। ठीक हो गया बच्चों। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25। ठीक हो गया। इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अब PQ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 169 में से हम 25 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। और PQ का स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? अंडर हो जाएगा। और अंडर 144 का मान कितना होता है बच्चों? 12 होता है। तो PQ की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी? 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यक वर्ग क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो माध्यक वर्ग के लिए पहले हम क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। दस और 15, 25, 25 और 12, 37, 37 और 20, 57, और 57 और 9 कितना होता है? 66। ठीक हो गया। तो बारंबारताओं का योग कितना हो गया? कुल बारंबारता कितनी होगी हमारी? कुल बारंबारता 66। ठीक हो गया। अब हम माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? n/2 निकालेंगे। n/2, n कुल बारंबारताओं का क्या होता है? योग होता है। कितना है? 66/2 बराबर कितना आ जाएगा? 33। अब हम देखेंगे कि 33 जो हमारी है
वो किस वर्ग में आ रहा है। 10 में नहीं आएगा, 25 में नहीं आएगा, 37 यानी 37 वाले में आ सकता है, क्योंकि 25 से बड़ा है, 37 से छोटा है। तो हमारा माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा, हमारा माध्यक वर्ग इज इक्वल टू 10, 15। ठीक हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब है। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक हो गया बच्चों। हमें क्या दे रखे हैं, कुल बल्ब दे रखे हैं। कुल बल्ब कितने हैं, कुल बल्ब 20 हैं, और खराब कितने हैं, खराब बल्ब 4 हो गए। अब हम क्या निकालेंगे, अच्छे बल्ब निकालेंगे, यानी अच्छे बल्ब इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कुल बल्ब माइनस खराब बल्ब, यानी 20 हमारे तो कुल बल्ब हो गए, 4 हमारे खराब हैं, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 16 बल्ब अच्छे आ जाएंगे। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो बल्ब खराब नहीं होगा तो बल्ब क्या होगा, अच्छा होगा। और अच्छा बल्ब निकालने की क्या करनी है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता अच्छा बल्ब निकालने की, अच्छा बल्ब, यहां आप लिख सकते हो प्रायिकता बल्ब खराब नहीं होगा, बल्ब खराब नहीं होगा। ठीक हो गया, बल्ब खराब नहीं होगा तो बल्ब क्या होगा, अच्छा होगा। तो अच्छे बल्ब कितने हैं हमारे पास, 16 हैं, और कुल बल्ब कितने हैं, 20 हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 चौको 16, 4 बट्टे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, यानी बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी हमारी, 4 बट्टे 5 आ जाएगी। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इसी का अथवा क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बच्चों आपने पासा देखा होगा, पासा में कितने होते हैं हमारे कुल अंक, 6 होते हैं। क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे क्या होते हैं, अंक होते हैं। अब सम संख्या अगर हम पासे से सम संख्या निकालेंगे तो सम संख्या कितनी होती है हमारे पास, 3 होती है। कौन कौन सी, 2, 4, 6। तो कुल कितनी हो गई, 3 होगी। और जो कुल संख्या कितनी होती है हमारे पास, 6 होती हैं। तो सम संख्या निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी, 1/2 हो जाएगी। अब बच्चों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि जो भी पास से रिलेटेड जो भी प्रायिकता के क्वेश्चन है वो आपको यहीं पे उनका जो भी आपको डाउट है वो यहीं पे सॉल्व हो जाए। ठीक हो गया। अब विषम संख्या निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, विषम संख्या कौन कौन सी होती है हमारे पास, 1 3 और 5। ये भी कुल कितने हो गए, 3 हो गए। तो कुल विषम संख्या 3 बट्टे में कुल संख्या, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2, यानी विषम संख्या निकालने की भी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी बच्चों। अब देखो अभाज्य संख्या निकालने की प्रायिकता। अब पासे में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 2 3 और 5। ये क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या होती है, किसमें, पासे में। अब ये कितनी होगी हमारे पास, 3 हो गई हैं। और प्रायिकता कितनी होगी, अभाज्य संख्या की संख्या बट्टे कुल संख्या। तो अभाज्य संख्या कितनी है हमारे पास, 3 है, और कुल संख्या 6 हो गई। तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। यही आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी अभाज्य संख्या निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी, 1/2 हो जाएगी। अब देखो कभी कभी
क्वेश्चन आ जाता है कि 4 से अधिक संख्या निकालने या 4 से अधिक संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। 4 से बड़ी कितनी होती है? 5 और 6 होती हैं। तो कुल कितनी संख्या हो गई? 2 हो गई। तो प्रायिकता कुल संख्या यानी 2 और पासे में कुल संख्या 6 बराबर 1/3। ठीक हो गया बच्चों। तो इससे आपको पासे से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो सॉल्व हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ समीकरण 1 से क्या करते हैं? देखो बच्चों, y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 - 2x। ठीक हो गया। अब हम इसके लिए क्या कर लेते हैं? x और y के मान निकाल लेते हैं। x और y। ठीक हो गया बच्चों। अब x बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? y बराबर 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम x बराबर 2 रखेंगे यानी 2 दूना 4, 6 में से 4 घटा के कितना आएगा? 2, यानी y बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। ये हमारे क्या हो गए? समीकरण 1 के लिए x और y के मान हो गए। अब हम ऐसे ही समीकरण 2 के लिए भी निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 के लिए इसको पहले सॉर्ट कर लेते हैं। और तो -2y इज इक्वल टू -2 - x। ठीक हो गया। तो y इज इक्वल टू माइनस हम कॉमन लेके काट देंगे तो 2 + x बट्टे में 2। ठीक हो गया। अब हम यहाँ भी x और y के क्या ले लेते हैं? मान निकाल लेते हैं। x और y। ठीक हो गया। अब देखो, x बराबर हम यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर हम x बराबर 2 रखें तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, 4/2 यानी 2 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। ये हो गया हमारे समीकरण 1 के लिए x और y के मान। ये हो गया हमारा समीकरण 2 के लिए x और y का मान। अब बच्चों आप इसको ग्राफ में सॉल्व कर लेना और ग्राफ पर जहाँ भी ये जो रेखा ड्रॉ होगी, जहाँ भी जिस बिंदु पर भी ये मिलेंगे वो क्या हो गया? इस बिंदु का हल हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अगर इस क्वेश्चन से आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक हो गया। हल कीजिए मतलब इनमें हमें क्या करना है? x और y के मान निकालने। ठीक हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं? समीकरण 1 को, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। इनको शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा। देखो, 3 से इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 9x हो जाएगा। और 2 से इधर करेंगे तो -10y हो जाएगा। इज इक्वल टू 3 दूना 6, 6 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? -12 हो जाएगा। ठीक हो गया। ऐसे ही हम समीकरण 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 इधर जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास? 2x प्लस 3 इधर जाएगा, कितना आ जाएगा? 3y बराबर 3 दूना 6, 6 इस साइड जाएगा, गुणा में जाएगा तो गुणा 6, 6 से 6 काट सकते हैं तो बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास? 13 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक हो गया। समीकरण 3 को हम करेंगे, यहां से हम क्या निकाल लेते हैं? x का मान निकाल लेते हैं। तो 9x इज इक्वल टू, देखो समीकरण 1 से, ठीक हो गया बच्चों। समीकरण 1 से देखो 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -10 इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो +10y -12। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10y - 12/9। अब हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण 4 में रखेंगे। तो x का मान
समीकरण 4 में रखने पर, ठीक हो गया, रखने पर। तो x का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे तो 2 गुणा x tan y माइनस का 12/9, ये गुणा पूरा है, ठीक हो गया बच्चों। इसको आप क्या करना, ब्रैकेट में लिखना। अगर आप 2 गुणा लिखोगे तो आपको लगेगा कि जो 2 का गुणा है वो सिर्फ 10 से है, तो क्योंकि हमारा x का मान पूरा है तो इस पूरे संख्या से क्या है, हमारा 2 से गुणा होगा, ठीक हो गया। और प्लस 3y बराबर में 13, ठीक हो गया बच्चों। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 दूना 20y माइनस 24/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब हम 9 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 20y माइनस 24 प्लस 9 27y/9 इज इक्वल टू 13। अब हम 9 को उस साइड ले जाएंगे, यहाँ बट्टे में, तो वहाँ क्या होगा, गुणा में चले जाएगा। तो 20y माइनस 24 प्लस 27y इज इक्वल टू 13 × 9, ठीक हो गया। अब 20 में हम 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 47y, और माइनस 24 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 24। अब वहाँ देखो 13 नमा कितना होता है, 117 होता है, और यहाँ से माइनस 24 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 24। अब 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 कितना होता है हमारे पास, 141 होता है, और बट्टे में कितना है हमारे पास। अब हमारे पास क्या आ गया, 47y इज इक्वल टू 141 आ गया, और y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 141/47। तो आप इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक हो गया बच्चों। तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अब हम y का मान किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, वहाँ से हम क्या निकालते हैं, x का मान निकालते हैं। तो y का मान अब हम समीकरण 4 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक हो गया। तो 2x प्लस 3 × 3 इज इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 माइनस 9 बट्टे में 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे 13 में से हम 9 घटाएंगे कितना आएगा, 4 बट्टे में 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4/2 यानी 2। x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। और तो x और y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 2,3, ठीक हो गया। अब बच्चों आपको कभी एग्जाम में चेक करना है कि आपके जो मान सही हैं या गलत हैं, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी समीकरण में एक बार x और y का मान रख के क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेता हूँ समीकरण 4 से अपने x और y के मानों को, ठीक हो गया बच्चों। देखो x कितना है हमारे पास, 2, तो 2 × 2 प्लस 3, y कितना है, 3, ठीक हो गया। तो 2 दूना 4 प्लस 3 × 9, 9 और 4 कितना होता है, 13, तो 13 इधर भी है। तो हमारे x और y के मान क्या है, सही है, ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक हो गया। इन दोनों की आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 डिग्री हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक हो गया बच्चों। हम क्या कर लेते हैं, पहले रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो माना रोहन की वर्तमान आयु x, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु कितना बोल रहा है, माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है मतलब प्लस है,
26 वर्ष बड़ी है का अर्थ हो गया x प्लस 26, ठीक हो गया। अगर 26 वर्ष छोटी है होगा तो x माइनस 26 हो जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। अब वो बोल रहा है इन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों की 3 वर्ष पश्चात आयु देख लेते हैं। 3 वर्ष पश्चात, ठीक हो गया। रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, ठीक हो गया बच्चों। अभी आप 14 साल के हो, 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, 14 धन 3 यानी 17 साल के हो जाएंगे। और यही कॉन्सेप्ट हमने भी यहां भी यूज कर रखा है, ठीक हो गया बच्चों। अब उसकी मां 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, मां की आयु x प्लस 26 प्लस 3 बराबर x प्लस 29, ठीक हो गया। अब इन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो x से हम पहले x प्लस 29 पर गुणा करेंगे और फिर प्लस 3 से हम x प्लस 29 पर गुणा करेंगे और बराबर में 360, ठीक हो गया। तो x से अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 दिया कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360, ठीक हो गया। अब बच्चों हम इसको क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87 और माइनस, अगर हम 360 को इस साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस 360, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ठीक हो गया, और प्लस 87 में से माइनस 360 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 273 आ जाएगा, ठीक हो गया बच्चों, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे किससे करेंगे, गुणनखंड विधि से, ठीक हो गया बच्चों। तो गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सी के ऐसे टुकड़े जिन्हें तोड़कर 32 आ जाए, ठीक हो गया। अब 32 कैसे आना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यानी घटा के क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब जो हम 273 को तोड़ेंगे तो वो होता है हमारा 39 माइनस 7, ठीक हो गया। 39 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 32, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 273, ठीक हो गया। तो 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया बच्चों। अब एक्स स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन ले लेते तो कितना हो जाएगा, x प्लस 39, और यहाँ से माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं। तो 7 माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो 7 प्लस 73 को तोड़ेंगे तो 39 और गुणा 7, तो 7 हमने बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा, 39 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया बच्चों। अब एक ब्रैकेट में हम इसको लिख लेते हैं और एक ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं। तो x प्लस 39 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों जो मानों है, दोनों मानों की बराबर तुलना करते हैं 0 से। तो अगर हम x प्लस 39 की तुलना करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, माइनस 29, और x माइनस 7 की तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो आयु तो हमारी क्या नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ये वाला जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होने के कारण अस्वीकार्य हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बच्चों।
अब हमारे पास कितना बच गया, x बराबर 7। तो हमने रोहन की वर्तमान आयु x मान रखी थी, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 7। तो अतः रोहन की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 7 वर्ष। ठीक हो गया बच्चों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इज इक्वल टू 2/7 AB और P रेखाखंड AB पर क्या हो, स्थित हो। ठीक हो गया बच्चों। तो एक रेखा है A और B, A के निर्देशांक है हमारे -2, -2 और दूसरे के हमारे 2, -4। ठीक हो गया। अब एक बिंदु है हमारे पास कोई P। ठीक हो गया। P के निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं, x और y। तो हमें क्या करना है, इस P के निर्देशांक ज्ञात करना है और उसने एक कंडीशन दे रखी है कि AP इज इक्वल टू 2/7 AB होगा तो वह रेखा खंड AB पर क्या होगा, स्थित होगा। तो हम इसी को आगे देखते हैं। देखो हमें दिया है AP इज इक्वल टू 2/7 AB। ठीक हो गया। अब AP इज इक्वल टू 2/7। अब हम AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, यानी AP प्लस PB। ठीक हो गया, ये P है। अब 7 को इधर ले जाएंगे तो कितना देगा, 7AP इज इक्वल टू 2 से अंदर गुणा करेंगे 2AP प्लस 2PB। ठीक हो गया। अब AP को इस साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 7AP माइनस 2AP कितना आ जाएगा, 5AP इज इक्वल टू 2PB। ठीक हो गया। AP बट्टा PB कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/5, यानी AP अनुपात PB कितना आ जाएगा हमारे पास, 2:5। ठीक हो गया। अब बच्चों हम देखो AB में जो P बिंदु है वो क्या कर रहा है, AB रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। तो विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक मैंने आपको बताए थे विभाजन सूत्र से। ठीक हो गया। विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, x के लिए क्या होता है, m x2 प्लस n x1 बट्टे m प्लस n। ठीक हो गया। और y निर्देशांक के लिए क्या होते हैं, m y2 प्लस n y1 बट्टे m प्लस n। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से हम x के निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। m यानी 2:5 क्या होता है हमारा, m अनुपात n होता है। तो m कितना हो गया हमारे पास, m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक हो गया। m कितना है हमारे पास, 2 है, तो 2 गुणा x2, इसको हम x1, y1 मान लेते हैं, इसको x2, y2 मान लेते हैं। ठीक हो गया। x2 कितना हमारे पास, 2 हो गया, प्लस n कितना है हमारे पास, 5 इंटू x1 कितना है हमारे पास, -2 बट्टे में 2 + 5। ठीक हो गया। अब 2 दूना 4, 5 दूना 10, -2 है तो -10 बट्टे 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, -6 बट्टे 7। ठीक हो गया बच्चों। अब y बिंदु के लिए हम y के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। m कितना है हमारे पास, 2 इंटू y2 कितना है हमारे पास, -4 प्लस n कितना है हमारे पास, 5 इंटू y1 कितना है हमारे पास, -2 बट्टा 2 + 5। ठीक हो गया बच्चों। अब -4 दूना कितना होता है, -8। अब 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, लेकिन माइनस का 2 है तो -10 बट्टे 7 इज इक्वल टू -18 बट्टे 7। ठीक हो गया बच्चों। तो अतः जो P बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे -6 बट्टे 7, -18 बट्टे 7। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि tan θ/1 - cos θ प्लस cos θ
अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक हो गया बच्चों। हम क्या कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। ठीक हो गया। LHS को हम क्या कर लेते हैं, टेन थीटा के टर्म में तोड़ लेते हैं। तो टेन थीटा को हम ऐसे लिखेंगे बटे 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ भी 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक हो गया बच्चों। अब टेन थीटा से इधर गुणा करेंगे तो टेन थीटा माइनस 1। अब टेन थीटा इसके बट्टे में आएगा तो उधर ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा नीचे बट्टे में जाएगा तो हो जाएगा टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1। ठीक हो गया। अब इन दोनों का हर क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1, ये इसका हर हो जाएगा। अब हम इससे पूरे से इसको गुणा करेंगे तो इस वाले को गुणा करेंगे तो देखो यहाँ टेन थीटा माइनस 1 है तो इससे ये कटेगा, कितना बचेगा टेन थीटा। तो टेन थीटा यहाँ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टेन क्यूब थीटा। अब माइनस इस वाले से इसको गुणा करेंगे, ठीक हो गया। तो ये पूरा कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। अब बच्चों देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। इस पद में इसको क्या कर लेते हैं, हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि एक का क्यूब एक ही होता है तो इसको हम लिखते नहीं है। ठीक हो गया बच्चों। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा माइनस 1, इसको हम तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बट्टे में आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा माइनस 1। टेन थीटा माइनस 1 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। ठीक हो गया बच्चों, बट्टे में टेन थीटा। अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा को सबके बट्टे में डाल देते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा बट्टे टेन थीटा प्लस टेन थीटा बट्टे टेन थीटा प्लस 1 बट्टे टेन थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक हो गया। अब बच्चों इसको हम क्या कर लेते हैं, साइन और कॉस के पदों में तोड़ लेते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब हम साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कर लेते हैं, प्लस 1 को एक साइड लिख लेते हैं। अब साइन से साइन थीटा को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा से इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में आ जाएगा हमारा कॉस थीटा साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1 होता है। ठीक हो गया। 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखना 1 अपॉन कॉस क्या होता है
सेक होता है और 1/sin होता है हमारा कॉसेक +1। ठीक हो गया। और उस साइड क्या है हमारा 1 + sec थीटा कॉसेक थीटा। ठीक हो गया बच्चों, बराबर RHS। ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि cos A अपॉन 1 - tan A प्लस sin A अपॉन 1 - cot A इज इक्वल टू cos A प्लस sin A। ठीक हो गया। इसका भी हम क्या कर लेते हैं, LHS लिख लेते हैं। ठीक हो गया। LHS को भी हम क्या कर लेते हैं, साइन और कॉस के जो tan और cot है इसको क्या कर लेते हैं हम साइन और कॉस के टर्म में तोड़ लेते हैं। देखो cos A अपॉन 1 - tan A होता है हमारा sin A बट्टे cos A और प्लस sin A 1 - cot A होता है हमारा cos A बट्टा sin A। ठीक हो गया। अब cos A अंश में हो गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास cos A माइनस sin A बट्टे में cos A, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा गुणा हो जाएगा, प्लस देखो sin A अपॉन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो sin A माइनस cos A बट्टे में sin A आएगा, sin A ऊपर गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा sin स्क्वायर A। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखो cos स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस sin A प्लस sin स्क्वायर A, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा cos A माइनस sin A। ठीक हो गया। अब दोनों का क्या है, हर समान है, यहाँ हमने -1 कॉमन लिया था। ठीक हो गया। अब cos स्क्वायर A बट्टे cos A माइनस sin A माइनस हो जाएगा ये sin स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस sin A। ठीक हो गया बच्चों। अब दोनों का हर समान है तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर A सॉरी cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस sin A। ठीक हो गया। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक हो गया। तो ऊपर क्या कर लेते हैं हम तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा cos A माइनस sin A और cos A प्लस sin A। ठीक हो गया। बट्टे में हमारे पास cos A माइनस sin A, cos A माइनस sin A से cos A माइनस sin A कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास cos A प्लस sin A, और यही हमारा क्या है RHS है। क्या हो जाएगा ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंबवर्ती बेलन में से इसी ऊंचाई और आधार का एक लंबवर्तीय शंकु निकाल लिया जाता है। शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दिया है हमें, दिया है ऊंचाई h = 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है बच्चों कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक लंबवर्ती बेलन है। ठीक हो गया। और उसी बेलन में से उसी ऊंचाई यानी 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना रहा है वो एक, या क्या बाहर निकाल रहा है, एक लंबवर्ती शंकु बाहर निकाल रहा है।
ठीक हो गया। तो बेलन में से हम शंकु निकालेंगे तो कुछ हमारा क्या होगा, ठोस बच जाएगा। तो उस ठोस का हमें क्या करना है, आयतन निकालना है। ठीक हो गया। तो बच्चों हम पहले क्या करेंगे, जो लंबवर्ती शंकु, जो लंबवर्ती बेलन होगा उसका आयतन निकालेंगे। उसके बाद से लंबवर्ती शंकु का आयतन निकालेंगे और उन दोनों को घटा के जो हमारा शेष ठोस बच जाएगा उसका आयतन निकल जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। आओ सॉल्व करते हैं। अब स्टेप 1 कर लेते हैं। लंबवर्ती बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, 1/3, सॉरी बेलन का आयतन होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक हो गया। पाई इंटू आर स्क्वायर, आर 6 का स्क्वायर इंटू एच 14। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणा 36 गुणा 14। ठीक हो गया। तो 44 इंटू 36, इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1584 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या निकाल लेते हैं, लंबवर्ती शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। स्टेप 2, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक हो गया। पाई आर स्क्वायर एच का मान हमने यहीं से निकाला है, तो इसको क्या कर लेंगे, हम रख देंगे। तो 1584/3 हो जाएगा। 15 और 3 दूना 6, कितना बचेगा 2 और 8 24, यानी 528 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, हमारा शंकु का आयतन हो जाएगा। अब जो शेष ठोस बचेगा, शेष ठोस का आयतन वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो होगा हमारा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक हो गया बच्चों। बेलन का आयतन कितना है हमारे पास 1584 और शंकु का आयतन है हमारे पास 528। ठीक हो गया। इसको हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1056 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अतः बच्चों जो शेष बच्चे ठोस का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1056 सेंटीमीटर क्यूब। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास में इतना ही। क्वेश्चन 22 से लेके हम क्वेश्चन 27 तक के सारे प्रश्न हम अगली वीडियो पे सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।